हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं मार्च माह की पितृत्व दर्पण, जिसमें से आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को विस्तार से कराएंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम संपूर्ण पितृत्व दर्पण कंप्लीट करा देंगे। विस्तार से पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं डेप्थ में जाकर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों की डिमांड पर हम मार्च माह का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें नेशनल इवेंट्स आज हम कराएंगे। तो चलिए आज आइए सभी लोग बैठ जाइए और स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि नेशनल इवेंट्स से कहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप तुरंत कर ले जाएंगे अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है, ठीक है, इसको हमने जूम खूब कर लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये मार्च माह का है। ठीक है, अब हम इसे पेन ले लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, ओके। सबसे पहला है, ठीक है, गणतंत्र को शक्तिशाली बनाने में सभी वर्गों के योगदान की राष्ट्रपति द्वारा अपने संबोधन में सराहना की गई। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो संबोधन किया गया उसमें संबोधन में सभी वर्गों की जो योगदान दिया है सराहना की गई है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आइए देख लेते हैं फटाफट। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्र के 77वें यानी कि 77th गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है, कौन सा, ये याद रखना आपको। ठीक है, कौन सा था ये? 77। ठीक है, यानी कि 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने जो संबोधन आता है हमेशा, यानी कि गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस हो, रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, उसकी जस्ट एक उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति संबोधन करती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिखाई गई हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, संबोधन में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए इस दिन की सार्थकता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि ये तो आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस पर पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदली और अपनी राष्ट्रीय नीति के निर्माता बन गए। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 के दिन से, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ये आपको पता भी होगा, 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ा रहे। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया था। ठीक है, पूरी तरह से क्या किया था? लागू किया था। हमारा जो ये संविधान है विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े राज्य का आधार ग्रंथ है, ये सभी जानते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे। ठीक है, तथा हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतंत्र को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, आइए ये इंपॉर्टेंट हो गया, अंडरलाइन करते चाहिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने इस चौथे संबोधन में, कौन सा संबोधन था इनका? 4th संबोधन में था। ठीक है, चौथा संबोधन था। ठीक है, एक मिनट, हम इसको पेन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चौथे संबोधन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वर्तमान में सरकार को जन सामान्य के बीच की दूरी को निरंतर कम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की इसका उदाहरण बताते हुए उन्होंने बताया कि आज विश्व के, ठीक है, आज क्या है? विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेन देन। ठीक है, अभी हम इसको जूम किया था आप लोगों के उस पर कि मोबाइल में आराम से दिख जाए। हम इसको जस्ट अभी पहुंचते हैं उस पर। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। ठीक है, हाँ, आधे से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। ठीक है, ये भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने क्या बताया कि भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में, एक मिनट, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, शामिल क्या है? सभी जो भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से देशवासियों में आत्मगौरव की भावना मजबूत होती है। ठीक है, ये हम भी कहेंगे। आप पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर जानना चाहिए। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको अवेयर हो जाए कि कहाँ क्या क्या हमें हक मिले हैं, क्या क्या हमें राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं। ठीक है, जैसे देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपने इस संबोधन के दौरान महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
सुब्रमण्यम भारती, महर्षि अरविंद, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा जैसे ये जो स्वतंत्रता सेनानी हुए इनके अलग अलग संदर्भ में उल्लेख भी किया था। ठीक है, ठीक है, आपसी विश्वास पर आधारित सुशासन पर भी उन्होंने बल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, अपने इस संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के विकास तथा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले किसानों, युवाओं और जवानों की भूमिकाओं की क्या करी है प्रशंसा। आज उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में स्टार्टअप्स की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय युवा उद्यमियों को जाता है और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 से, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। ठीक है, और उसमें महिलाओं की भूमिका क्या है। महिलाओं की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी जो बहनें हैं और बेटियां हैं परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं और देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की 10 करोड़ से अधिक सेल्फ ग्रुप, यहाँ पर रखेंगे 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। ठीक है, महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रही हैं। ठीक है, खेलकूद के क्षेत्र में हमारी बेटियां जो हैं विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। ये उनका उन्होंने जो भाषण दिया था, संबोधन दिया था, उसमें कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेना की ताकत का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकाने पर सटीक प्रहार का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में हमारी जो आत्मनिर्भरता है उससे ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके साथ ही गणतंत्र को शक्तिशाली बनाने में सभी वर्गों के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं कौन सी, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। ठीक है, तीनों सेनाओं ने बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा देशवासियों, ठीक है, पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हम इसको पैराग्राफ में लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये PDF बनाई है तो इस तरह से आ गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पिक्चर दे रखी होती है ना तो फिर वो उस तरह से उसका शेडो आ जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही है और हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। ये उन्होंने कहा। हमारे निष्ठावान जो सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं और हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नव निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप किसी भी ऐसे में डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस तरह से सभी इनका यहाँ देखेंगे। गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की सराहना की है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ये सारी बातें कही हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वो जरूर रखें, क्योंकि ये इधर से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहीं और से नहीं आते। जब हम डेप्थ में नहीं पढ़ते, पूछते फिर क्वेश्चन आ कहाँ से गया, क्योंकि आपको डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। पूरा पैराग्राफ को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, इसलिए फिर क्वेश्चन नहीं बन पाते। और UPSC हो या UPPCS है, क्वेश्चन डेप्थ में ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इवेंट देख लेते हैं। कर्तव्य पथ पर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ेंगे, इसमें कोई भी स्किप नहीं होगा। ठीक है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य शक्ति प्रगति एवं सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये देश के गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में सर्वाधिक आकर्षक कार्यक्रम नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड है। लोग काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं रैली, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट तक और फिर वहाँ से लाल किले तक जाती है। आपने देखे होंगे जो परेड होती है कर्तव्य पथ पर होने वाली जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से कहाँ से होती है स्टार्ट, राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट तक जाती है और फिर वहाँ से लाल किले तक जाती है। ठीक है, इंडिया गेट तक और फिर वहाँ से लाल किले तक जाती है।
परेड शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के एक छोर पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर क्या करती है, पुष्पांजलि वहाँ पे अर्पित करती हैं, जिसके पश्चात शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इसके बाद ही वह कर्तव्य पथ पर स्थित मुख्य मंच पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल होते हैं। ठीक है, आइए इस बार के जो अतिथि हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो कौन है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा दें कि राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ अश्वबग्घी यानी कि घोड़े की बग्घी में आती है सवार होकर, वहाँ पे मुख्य मंच पर आते हुए मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। ठीक है, ये इस बार गणतंत्र दिवस के अतिथि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी में आप तो लोग देखते होंगे, और नहीं देखा होगा तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसके बाद ही राष्ट्रपति आमंत्रित मुख्य अतिथि के साथ अश्वबग्घी पर सवार होकर वहां आते हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसे फहराते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रगान बजाया जाता है और तोपखानों की रेजिमेंट द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, याद रखिएगा। किसी राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की परंपरा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे, पहले हम भी सोचते थे कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक न एक अतिथि यानी कि मेहमान को बुलाया जाता है, गणतंत्र दिवस पर हो, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर बुलाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक परंपरा रही है। ठीक है, उनका आमंत्रण करते हैं किसी भी मुख्य अतिथि के रूप में, आपको जिसे बुलाना है, ठीक है, तो उनका इन्विटेशन इनको दिया जाता है। ठीक है, इस वर्ष जो यूरोपीय परिषद है यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा रहे हैं। ठीक है, कौन से? यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, सुश्री उर्सुला, एक मिनट इसका नाम न मिटे, क्योंकि नाम मिट गया ना तो फिर सही से पढ़ेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन ये थी। ठीक है, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष थी सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे ये सभी। ठीक है, दोनों लोग, सभी बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों लोग। ठीक है, और ये पारंपरिक जो अश्वबग्घी हैं उस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ पर मुख्य मंच पर आए, जहां इनका स्वागत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इनकी उपस्थिति को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के लिए गौरव की बात कहा है, और अलग अलग क्षेत्रों से लगभग देखेंगे 10,000 विशेष मेहमानों को परेड देखने के लिए इस वर्ष आमंत्रित किया गया था। ठीक है, बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम क्या थी? जो इस वर्ष की इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पे हम स्किप नहीं करेंगे। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड की जो थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम रखी गई थी। ठीक है, कौन सी थीम रखी गई थी? वंदे मातरम। वंदे मातरम की क्या है? 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इसलिए थीम रखी गई थी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या मंत्रालयों और विभागों, ठीक है, और सेवाओं, अभी आगे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर के कारण इस तरह से पीडी बनी है। ठीक है, ये पीडीएफ बनी है। हो गया, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सेवाओं की 30 भव्य झांकियाँ परेड में शामिल थी। ठीक है, कहाँ कहाँ से थी? कहाँ से थी ये बताओ पहले, कहाँ से थी? ये देखेंगे विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से थी, केंद्र शासित प्रदेशों से थी, मंत्रालय विभागों से थी और सेवाओं से भी थी। ठीक है, कितनी झांकियाँ इस बार शामिल की गई थी ये पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बार डेटा वगैरह बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, और आप बस सिर्फ ये देख लेंगे कि कहाँ कौन जीता, किसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और आप नहीं देखेंगे कि कितनी शामिल हैं। तो 30 जो भव्य झांकियाँ हैं परेड में शामिल की गई थी। ठीक है, ये जो मुख्यतः स्वतंत्रता का वंदे मातरम तथा समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर, ठीक है, समृद्धि का जो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर आधारित थी। ठीक है, ये जो झांकियाँ थी। ठीक है, यहाँ पे देखें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाती, एक झांकी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये लाइमलाइट में रहा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ये देखेंगे
यहाँ देख, भारत की व्यापक थीम पर आधारित थी। कौन सी थीम, क्या थी बताइए? वंदे मातरम तथा समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, भारत की जो व्यापक थीम पर आधारित थी ये। इसमें देखेंगे परेड में जो शामिल 30 झांकियाँ। ठीक है, एक मिनट, ये पेन पता नहीं क्या उल्टा ही चलता है हमेशा। ठीक है, 30 जो झांकियाँ हैं इसमें 17 राज्यों से थी, 17 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से थी, और 13 जो झांकियाँ थी वो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं से थी। ठीक है, अभी हम एक एक करके आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, इस वर्ष की जो गणतंत्र दिवस परेड विशेष रूप से अत्यधिक आकर्षक एवं रोमांचकारी थी। परेड का थीम क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदे मातरम। लेकिन जो प्रमुख आकर्षक था, जो ऑपरेशन सिंदूर रहा था। ठीक है, कौन सा रहा था? ऑपरेशन सिंदूर रहा था प्रमुख जो आकर्षण था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग में लाई गई हथियार प्रणालियों, सैन्य संरचनाओं और रणनीतिक क्षमताओं को परेड में दिखाया गया है। परेड में पहली बार युद्ध कौशल के प्रदर्शन के साथ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी कि LRASHM, ठीक है, ये मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। यह मिसाइल जो है 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ठीक है, कितनी की मारक क्षमता रखती है? 1500 किलोमीटर तक। इसके अलावा देखेंगे आकाश मिसाइल प्रणाली, नांग मिसाइल, ये सारी आपको पढ़नी है। आकाश मिसाइल प्रणाली, नांग मिसाइल, एक मिनट इसको देखेंगे, जूम, हाँ, नांग मिसाइल, एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS, ये तो आपने सुना ही होगा लोगों में ATAGS का नाम। तो धनुष तोप प्रणाली, रोबोटिक डॉग्स, अनमैच्ड ग्राउंड व्हीकल्स सहित जो विभिन्न विदेशी शस्त्र प्रणालियों का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया था। ठीक है, और देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे मारक जो हथियार था वो साबित हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और आकाश मिसाइलों समेत प्रमुख हथियार प्रणालियों में परेड को रोमांचक बना दिया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में सबसे जो मारक हथियार थे वो थे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइलों को, ये इसमें शामिल किया गया था परेड में। ठीक है, अब आप यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नौसेना की झांकी, एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत नौसेना ने अपने जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ फ्रंट लाइन विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS उदयगिरी। ठीक है, कौन सा है बताइए? INS विक्रांत है और INS उदयगिरी के ताकत की इसमें झांकी दिखाई गई थी। ठीक है, इस वर्ष परेड में जो पहली बार सेना के बैटल एरे फॉर्मेट, ठीक है, कौन सा है? बैटल एरे फॉर्मेट को चरणबद्ध रूप से प्रदर्शित किया गया था, और पहली बार ही CRPF दस्ते का जो नेतृत्व है एक महिला कमांडेंट सिमरन बाला ने किया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, CRPF दस्ते का जो नेतृत्व है एक महिला कमांडेंट सिमरन बाला ने किया है। ठीक है, यूरोपीय संघ का एक छोटा सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल था। ठीक है, यूरोपीय संघ का एक छोटा सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल था, कि पता है कि यूरोपीय अध्यक्ष आए थे। ठीक है, काउंसिल परिषद में आए थे, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है। इस वर्ष पहली बार तक जो है कर्तव्य पथ पर परेड में हिम योद्धा दस्ते के साथ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हिम योद्धा दस्ते के साथ बैक्ट्रियन ऊँट तो आपने सुना होगा। ठीक है, बैक्ट्रियन ऊँट, जांचकरी पोनी और ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी को बोलते हैं, ये भी प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा परेड में भारत की जो 5 स्वदेशी नस्लों के प्रशिक्षित कुत्ते भी शामिल किए गए थे। ठीक है, ये भी कम नहीं है। इनमें देखेंगे मुधोल, हाउंड, रामपुर हाउस, चिंपराई, कोम्बाई और राजापालायम शामिल था। ये ठीक है, इनकी नाम है। ठीक है, ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एक बार टेबल में झांकियों को। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम टेबल में देख लेते हैं झांकियाँ। यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों, विभागों की झांकियाँ। ठीक है, क्या थीम थी, कहाँ से कौन सी झांकी थी, आइए देख लेते हैं।
राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय विभाग की झांकियों में देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे असम। असम की क्या थी, थीम क्या थी? असम की जो झांकी थी उसकी थीम थी आशीर कांडी असम का टेराकोटा शिल्प गांव। ठीक है, आशारी कांडी असम का टेराकोटा शिल्प गांव। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जो झांकी थी उसकी थीम थी स्वतंत्रता मंत्र वंदे मातरम। ठीक है, गुजरात की थी झांकी, उसकी थीम थी स्वदेशी मंत्र आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता वंदे मातरम। ठीक है, ये था। हिमाचल प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम रखी गई थी देव भूमि वीर भूमि। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झांकी थी उसकी जो थीम थी जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य। ठीक है, हस्तशिल्प और लोक नृत्य। केरल की जो झांकी थी उसकी थीम थी वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र की झांकी थी उसकी थीम थी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ठीक है, गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। मणिपुर की जो झांकी थी उसकी थीम थी समृद्धि की ओर कृषि क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक। ठीक है, ये झांकी थी। नेक्स्ट नागालैंड की जो झांकी थी उसकी थीम थी हॉर्नबिल महोत्सव, जो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का उत्सव। उड़ीसा की झांकी थी उसका जो थीम रखी गई थी मिट्टी से शिल्कोन तक परंपरा में निहित नवाचार के साथ आगे बढ़ते हुए। ठीक है, और पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी की जो झांकी थी उसकी जो थीम थी शिल्प, संस्कृति और ओरोविले की विजन की समृद्ध विरासत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की जो झांकी थी उसकी थीम थी रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर स्वर्ण कला। ठीक है, उस्ता कला जो थी। ठीक है, तमिलनाडु की जो थीम थी समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है, बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं कौन सी झांकी थी इस बार शामिल बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की जो झांकी थी उसकी थीम थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल। मध्य प्रदेश की जो थी उसकी झांकी थीम थी पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहल्याबाई होलकर। ठीक है, पंजाब की झांकी थी उसकी थीम थी श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी की शहादत। ठीक है, गुरु तेग बहादुर साहेब की शहादत का 350वां वर्ष। ठीक है, वायुसेना मुख्यालय वेटरन झांकी युद्ध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, ये थीम थी। नौसेना मुख्यालय की क्या थीम थी समृद्धि, समुद्र से समृद्धि। ठीक है, समुद्र से समृद्धि। 20वीं जो झांकी थी उसकी जो थीम थी सैन्य मामलों का विभाग त्रिसेना झांकी। ठीक है, त्रिसेना झांकी ऑपरेशन सिंदूर एकजुटता से विजय। संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसकी थीम थी वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की पुकार। नेक्स्ट देखेंगे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की जो झांकी थी उसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत की राह पर भारतीय स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाना। आयुष मंत्रालय की जो झांकी थी उसकी थीम थी आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। ठीक है, और गृह मंत्रालय एनडीएम और एनडीआरएफ। ठीक है, गृह मंत्रालय एनडीएम और एनडीआरएफ इसकी जो झांकी थी उसकी थीम थी भुज भूकंप लचीलेपन के 25 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय बीपीआरडी, इसकी जो झांकी थी इसकी थीम थी वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने का स्मरण उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इसकी जो थीम थी और इसकी थीम है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज मंत्रालय, इसकी झांकी है और इसकी थीम है स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर पंचायत की समृद्धि एवं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, विद्युत मंत्रालय, इसकी जो थीम है प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत को शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे और आज की लास्ट जो झांकी थी, आज की क्या जो लास्ट झांकी थी वो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण। ठीक है, ये थी। एक्चुअली क्या हम जब भी पेज एंड होता है मुझे लगता है कि क्लास एंड हो रही, फिर बोलने लग जाते हैं ऐसा। ठीक है, वो रिदम में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखेगा नहीं, फिर वापस से हम कर देंगे बड़ा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर। ठीक है, नया लोगो शुभंकर दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन, ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया प्रतीक चिन्ह यानी कि प्रतीक चिन्ह यानी लोगो और शुभंकर यानी कि मस्कट नए वर्ष 2026 से पहले, ठीक है, नया वर्ष जो 2026 के
पहले ही एक दिन 1 जनवरी को लॉन्च कर दिया था, जिसे मंत्रालय की अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने और लोक संपर्क बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में आधिकारिक आंकड़ों की भूमिका को सुदृढ़ करने के प्रयासों का हिस्सा मंत्रालय ने अपनी एक विज्ञप्ति में बताया था। विज्ञप्ति के अनुसार कहेंगे तो नए लोगों में अशोक चक्र, ठीक है, जो नया लोगो आया है उसमें अशोक चक्र जहां सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है, ठीक है, सत्य, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड सुशासन का प्रतीक है, वहीं इनके माध्यम से स्थित रुपए का चिन्ह, जो रुपए का चिन्ह इसमें रखा गया है, आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों का जो महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित कर रहा है, ठीक है। अब सांख्यिकी कार्यान्वयन का मंत्रालय का ये अगर लोगो है तो इसमें पैसे को दिखाया ही जाएगा, पैसा नहीं दिखाएंगे तो समझ में कैसे आएगा कि इसका काम क्या है, ठीक है। ये और जो संख्याएं इसमें दिखाई गई हैं आप देखेंगे ये लोगो है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। लोगो है संख्याओं और प्रतीक का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। जो इसमें नंबरिंग दी गई है, संख्या और प्रतीक जो चिन्ह दिखाए गए हैं, और लोगों के ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है, ठीक है। ये जो लोगों के ऊपर बढ़ती विकास रेखा है ये क्या है, प्रगति को दिखा रही है, ठीक है, और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास को कैसे सहायता करता है। लोगों में केसरिया, सफ़ेद, हरा, ठीक है, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग जो है, और गहरा नीला रंग भी है, ठीक है। गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता, स्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधिकारिक आंकड़ों के भरोसे और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं, ठीक है। विश्वसनीयता को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये लोगो इस बार आया है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि इसमें एक ग्राफ भी है, ठीक है, ग्राफ भी है, डेटा नंबरिंग भी की गई है, अशोक चक्र को लिया गया है, ठीक है, और कलर कितने हैं, केसरिया है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है, सैफरन, ठीक है, सैफरन कलर है, वाइट है, ब्लू है एंड ग्रीन है, ठीक है। ये 4 कलर हैं इसमें, और इसमें नंबरिंग भी करी गई है, अशोक चक्र इसमें है, ठीक है। और सब इसके पीछे का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नया जो प्रतीक चिन्ह आया है यानी कि लोगों के साथ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर मस्कट भी जारी कर दिया। नया शुभंकर ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे बना हुआ ये मस्कट है, ठीक है, ये शुभंकर है, मस्कट भी जारी किया है, जिसे सांख्यिकी नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, जैसे सांख्यिकी नाम दिया गया है। यह एक मैत्रीपूर्ण और लोक केंद्रित चरित्र है जिसे देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों को सरल समझने और योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। यह जो नया शुभंकर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मूल्यों, सटीकता, पारदर्शिता और डेटा आधारित शासन को दर्शाता है। आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करता है जो आम जनता के लिए समझना सरल है, ठीक है, आम जनता जो समझ पाए, इस तरह से लोगो बनाया गया। मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के अनुसार एक भरोसेमंद और बुद्धिमान आकृति के रूप में डिजाइन किया गया है, ठीक है। सांख्यिकी जटिल सांख्यिकी अवधारणाओं को सरल और दृश्य तरीके से समझाने में मदद करता है। मंत्रालयों को विज्ञप्ति के अनुसार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सार्वजनिक पहचान के रूप में इस शुभंकर यानी कि उपयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जागरूकता अभियानों, शैक्षिक सामग्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रमों में किया जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जो ये लोगो है वो तो आप जानते हो, लोगो तो पहचान ही होती है किसी भी चीज़ की, और जो शुभंकर का उपयोग है वो किया जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के लिए, जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए, अभियानों के लिए, शैक्षिक सामग्रियों के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर शुभंकर उदय, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर उदय, अच्छा ठीक है, आधार कार्ड बना होगा ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, हाँ ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर उदय। इसका भी शुभंकर कौन है, उदय, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये उदय, ठीक है। आधार जारी करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI ने आधार का जो शुभंकर है मस्कट 8 जनवरी 2026 को भी जारी कर दिया इसने भी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, उदय, ठीक है, क्या नाम है, उदय। तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में शुभंकर जारी करते हुए UIDAI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र, ठीक है, इसके आधार कार्ड के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, UIDAI के
तो नीलकंठ मिश्र ने कहा है कि उदय नामक का यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी अधिक सहज और सुलभ बनाने में सहायक होगा। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब चले, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर था वो बताया, और आगे हम अपने पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम चल रहे थे कि जो देश की झांकियाँ हैं उसमें देख रहे थे हम, वहाँ तक आ गए थे। जो राज्यों की झांकियों में अपनी सांस्कृतिक प्रमुखता दर्शाई गई है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखाया है और उसका प्रदर्शन भी किया है। 1 मिनट, ठीक है। और राजस्थान की झांकी में रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श दिखाया गया, बीकानेर स्वर कला को दर्शाया गया है। और पंजाब की जो झांकी थी उसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष दर्शा रही थी। इस तरह से विभिन्न सार्वजनिक विभागों ने भी अपनी अपनी तरीके से प्रदर्शन अपनी झांकियों के लिए विजय चौक से शुरू होकर परेड कर्तव्य पथ से होते हुए लाल किले पर समाप्त की है, जहां भारत पर्व के तहत 26 से 31 जनवरी तक विभिन्न प्रकार की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ साथ खाद्य स्टॉल, हस्तशिल्प, हथकरघा के स्टॉल लगाए गए थे। 26 से 31 जनवरी तक यह लगाए गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, एक तो आधा अधूरा देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट फिर एक चीज़ आ गई, फिर पढ़ाएंगे इसको, आप फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे। आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसको जूम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इतना फिर पैराग्राफ में होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा एक उसमें दिया गया है, अगर हम उसको जूम करते हैं तो आधा दिखेगा नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के पुरस्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर 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 आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फोकस लगा के। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मार्चिंग दस्तों और झांकियों के लिए पुरस्कार रक्षा मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2026 को घोषित किए गए थे। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में, यानी कि निर्णायक के निर्णय के आधार पर तथा नागरिकों की पसंद के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से कौन से झांकियों को दिया गया है। ठीक है, निर्णायक निर्णय के आधार पर पुरस्कार 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा भारतीय नौसेना का। ठीक है, भारतीय नौसेना का रहा। सीआरपीएफ अन्य सहायक बलों के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस। ठीक है, शीर्ष जो 3 झांकियां थी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से, उसमें देखेंगे जो प्रथम जो पुरस्कार है महाराष्ट्र को मिला है, उसका जो थीम थी गणेशोत्सव। ठीक है, गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, इसको मिला है। और दूसरी जो झांकी का है प्रथम, यहाँ पे हम करेंगे, प्रथम मिला है महाराष्ट्र को, और सेकंड जो मिला है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य को इसकी थीम थी। इसकी सेकंड, अच्छा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको। फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट रैंक है किसको मिली है? महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को। सेकंड रैंक है वो किसको मिली है? सेकंड रैंक किसको मिली है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ठीक है, इसकी थीम क्या थी? जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य। ठीक है, तीसरी जो झांकी है, और तीसरा जो थर्ड रैंक पर कौन सी झांकी रही है? केरल। ठीक है, केरल रही है। थर्ड रैंक पर कौन सी है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, केरल है। ठीक है, थर्ड रैंक पे केरल है। और इसकी थीम की थी वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल। ठीक है, ये इसकी थीम थी, रखेंगे। फर्स्ट जो झांकी का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, सेकंड मिला है जम्मू कश्मीर को, और थर्ड मिली है केरल। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं मंत्रालयों में किसको किसको दी गई है। ठीक है, अरे यहाँ पे ये मिटाने के चक्कर में हमें पूरा जाना पड़ रहा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सबसे झांकी। संस्कृति मंत्रालय, इसको मिला है वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये इसकी थीम थी। ठीक है, और विशेष पुरस्कार में देखेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, वंदे मातरम का 150 वर्ष का जो उत्सव था, ये इनकी थीम थी, इनको मिला है। वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज नृत्य समूह। ठीक है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकों की पसंद के आधार पर लोकप्रिय पसंद श्रेणी के पुरस्कार है। 3 सेनाओं में सबसे मार्चिंग दस्ता असम रेजिमेंट का रहा है, और सीआरपीएफ सहायक बलों में से जो सबसे मार्चिंग दस्ता था सीआरपीएफ का था। और शीर्ष 3 झांकियां जो राज्य संघ क्षेत्र की थी, प्रथम गुजरात की, एक मिनट देखेंगे।
ठीक है। 3 और शीर्ष मिले हैं पुरस्कार झांकियाँ संग्रह क्षेत्रों में, ठीक है। प्रथम जो मिला है वो गुजरात का, ओहो ये बार बार पता नहीं क्या है, प्रथम है जो गुजरात का, इसकी जो थीम थी स्वदेशी मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, वंदे मातरम। सेकंड थी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जरूर याद करना, सेकंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर बुंदेलखंड की संस्कृति की थीम के लिए, और तीसरी थी राजस्थान की रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की स्वर्ण कला, ठीक है। ये 3 नंबर पे थी। ये आगे भी वही बताई गई थी, प्रथम महाराष्ट्र रही थी, प्रथम गुजरात रही थी, और दूसरी जम्मू कश्मीर रही थी, और दूसरी उत्तर प्रदेश भी रही थी, और तीसरी केरल भी रही थी, तीसरी पर राजस्थान भी रही थी, रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की स्वर्ण कला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्रालय विभाग की सबसे झांकी जो रही थी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय स्कूली शिक्षा को विकसित भारत की राह पर अग्रसर करना, ये इसकी थीम थी, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी थीम थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, इसको भी हम जूम नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली जूम करेंगे तो ये भी पेज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। यहाँ तक का तो सही है, ऊपर वाला उतना उसमें बाहर नहीं लिखा गया है, पर नीचे वाला तो नहीं कर पाएंगे। चलो इतना पहले पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा करंट अफेयर, सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए INS सागर ध्वनि कोच्चि से रवाना किया गया है, ठीक है। कोच्चि से क्या किया गया है, रवाना किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर, सागर मैत्री मिशन 5 के लिए INS सागर ध्वनि की विदाई का एक दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है, ये दिखाया गया है INS सागर ध्वनि, ठीक है। INS सागर ध्वनि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी NOPL का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है, ठीक है। पनडुब्बी जैसा होता है, ऐसे ये पोत है, शिप टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये, ठीक है, शिप ही बोल लो, ठीक है, लेकिन इसका बहुत अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा रहता है, ठीक है। जितना हिस्सा बाहर रहता है उससे अधिकांश जो हिस्सा है पानी में डूबा रहता है, ठीक है। पोत है, भारतीय नौसेना द्वारा संचालित यह अनुसंधान पोत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों जैसे देखेंगे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, मालदीव है और ओमान के साथ मिलकर समुद्री डेटा एकत्र करने तथा अनुसंधान एवं विकास करके दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो समुद्री जो डेटा है उसको ये कलेक्ट करता है, ठीक है। और इनके उद्देश्यों के लिए तथा इन उद्देश्यों के लिए भी ये यात्राएं करता है ताकि समुद्र अनुसंधान में साझेदारी और आपसी समझ बढ़ाई जा सके, ठीक है। साझेदारी और आपसी समझ बढ़ाई जा सके। भारतीय नौसेना द्वारा DRDO की इस सहयोगी पहल को सागर मैत्री नाम दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, सागर मैत्री नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे INS सागर ध्वनि को सागर मैत्री, ठीक है, मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव पहल के 5वें संस्करण के लिए नौसेना की दक्षिणी कमान कोच्चि से 17 जनवरी 2026 को संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा राम मोहन सिंह, DRDO के जो अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ अधिकारियों और NPOPL के निदेशक और नौसेना के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में इसमें इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। सागर मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है बताइए, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य हिंद महासागर रिम IOR के 8 देशों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंद महासागर रिम IOR के 8 देशों ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिक सहयोग करना, ठीक है। और INS सागर ध्वनि के DRDO के NOPL यानी कि नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, ठीक है, द्वारा ये डिजाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा इसे डिजाइन किया गया है।
और गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है, एक मिनट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSC कोलकाता द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। इसे जुलाई 1994 में कमीशन किया गया था, ठीक है। अब समझे ना डेप्थ में पढ़ने का कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पेपर आपसे पूछा जाता कि सागर ध्वनि क्या है, ठीक है, सागर मैत्री मिशन के तहत आपसे पूछा जाता कि सागर ध्वनि क्या है, तो ठीक है आप उतना बता के निकल जाते। लेकिन अगर आपको डेप्थ में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आगे इसका उद्देश्य क्या है, तो आप मौन रह जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा UPSC पूछ लिया, UPPCS पूछ लिया, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक शॉर्ट देखते हैं, जो रील देखते हैं उस तरह से आपकी आदत बन गई है कि बस उसको हमें शॉर्ट में समझा दीजिए, नहीं भाई आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, फोकस लगा के पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन कोई भी स्किप हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे। इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, सॉरी जूम आउट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो सकता, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आ रहा है पेज में। अच्छा हम बोलते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत हो आप सुन लीजिए, ठीक है, एक बार अच्छे से। अगर आप देखने में, अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके, एक मिनट बच्चे रुकिएगा, थोड़ा 2 मिनट बच्चे, ठीक है। इसी टाइम पे सभी के कॉल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल करंट अफेयर में पाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी 10 मई के लोकायन 26 अभियान पर रवाना, ठीक है, ये हेडिंग है। आइए इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत इनके सेल ट्रेनिंग शिप, ठीक है, पोत क्या होता है, शिप होता है, ठीक है, क्या होता है, शिप होता है, जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है, क्योंकि पोत तो कोई नहीं समझ पाएगा इतने शुद्ध हिंदी, लेकिन जब हिंदी में है तो शुद्ध हिंदी होगी, ठीक है, ये इंग्लिश वाला काम नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश वाला काम नहीं होगा, ठीक है, शिप है ये, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा जो भाग है देखेंगे, आपका इसका 9 जो है उसका 1/9 ये जो है भाग नीचे रहता है और एक पार्ट कुछ है रहता है ऊपर रहता है, ठीक है, जिससे इसको बैलेंस बनाने में आसानी हो। आइए देखते हैं, ठीक है। पाल प्रशिक्षण पोत INS प्रदर्शनी 10 मई के लोकायन 26 अभियान का रवाना। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत यानी कि सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन यानी कि 26 नाम के वैश्विक समुद्री मैत्री यानी कि लोकायन 26 नाम के वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान पर कोच्चि नौसैनिक बेस से रवाना हुआ है, ठीक है। 22 एडमिरल समीर सक्सेना फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान की झंडी दिखाकर 3 मस्तूलों वाले इस इंजन रहित पोत को, ठीक है, क्या है, इंजन नहीं, इसमें इंजन रहित पोत को रवाना किया गया है। 10 माह की इस यात्रा के दौरान INS सुदर्शनी लगभग 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा और 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा, ठीक है, 13 देशों के 18 जो पोर्ट हैं उनका दौरा करेगा। अभियान के दौरान देखेंगे यह जो पोत है, यह जो शिप है, फ्रांस के प्रसिद्ध समुद्री महोत्सव एस्केल असेट के में भाग लेगा और जुलाई 2026 में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के न्यूयॉर्क में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स, ठीक है, कौन सी परेड है, अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान भव्य अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना व तटरक्षक बल के 200 से अधिक प्रशिक्षु गहन नौकायन प्रशिक्षण इस अभियान के तहत प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये इतना काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। INS सुदर्शनी के लोकायन 26 मिशन पर रवाना होने से पूर्व आयोजित समारोह में 22 में एडमिरल समीर सक्सेना के इस पोत को समुद्रों के जरिए देशों को जोड़ने वाला भारत का वैश्विक दूत यानी कि एम्बेसडर ऑफ लार्स बताते हुए कहा है कि
यात्रा महासागरों और सीमाओं से परे है, ठीक है, महासागरों और सीमाओं से परे है, जो विश्व भर में दोस्ती के सेतु यानी ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बनाती है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है ये, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है और INS सुदर्शनी भारत नौसेना का 54 मीटर लंबा है और 20 पालों यानी कि 20 पालों यानी सेल्स से ये सुसज्जित है। नौकायन प्रशिक्षण शिप INS तरंगणी की तर्ज पर बने इस दूसरे नौकायन शिप जनवरी 2012 में नौसेना में कमीशन किया गया था और लोकायन 26 से पूर्व यह 1,40,000 नॉटिकल मील की अधिक की दूरी तय भी कर चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित नौसेना का नौकायन पोत INSV कॉन्डेन 18 दिन में पोरबंदर से मस्कट पहुंचा, ठीक है, 18 दिन में पोरबंदर से कहाँ पहुंचा है, मस्कट पहुंचा। आइए देख लेते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा अब नहीं है, बस इतना ही समझने में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय नौसेना का लगभग 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित नौकायन पोत यानी कि शिप INSV कॉन्डेन, ठीक है, INSV कॉर्डिनल इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कॉर्डिनलिया जो 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से ओमान की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुआ है, ठीक है। 18 दिन की यात्रा पूरी करके 14 जनवरी 2026 को ओमान के मस्कट पहुंच गया है, जहां वाटर कैनन सैल्यूट से इनका क्या किया है, स्वागत किया है, जहां वाटर कैनन सैल्यूट ने इसका क्या किया, स्वागत किया। 4वीं-5वीं शताब्दी के भारतीय जहाज़ों के मॉडल पर बने इस शिप के निर्माण में किसी भी कील या धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लकड़ी के तख्तों से बना है यह। इस जो शिप को नारियल के रेशे से सिला गया है। इंजन रहित यह पोत, ठीक है, इंजन रहित यह पोत पैडल कपड़े के पाल व हवा के सहारे ही चलता है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। ये अजंता गुफाओं में दर्शाए गए एक व्यापारिक पोत के डिजाइन पर आधारित है। इस पोत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और गोवा की एक निजी बोट बिल्डर कंपनी होडी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच द्विपक्षीय यानी कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है, और इसे 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, ठीक है। 29 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक पोरबंदर से मस्कट में इसकी यात्रा है। इसकी पहली ही विदेश यात्रा है। इस शिप का नामकरण पहली सदी के प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया है, ठीक है। भारतीय नाविक थे, उनका नाम था कौंडिन्य, इनके नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है, ठीक है। पूरी तरह से पालों व हवा के रुख के सहारे चलने वाला इस पोत की पोरबंदर से मस्कट की पहली यात्रा है। इसका उद्देश्य उन प्राचीन समुद्री यात्राओं को ताज़ा करना है, यानी कि यादों को ताज़ा करना है, जो किसी समय भारत को पश्चिम एशिया के देशों से जोड़ते थे। पोरबंदर लंबे समय तक भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार का केंद्र रहा था, ठीक है, जबकि मस्कट भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाला एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। और अभी आप समझते हैं कि होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, होर्मुज जो स्ट्रेट है, वहाँ से होकर जो तेल के जो आयात होता था वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के चलते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके वॉर जो हो रहा है उसके चलते, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। हो गया ना, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम अपने, अब कर सकते हैं हम इसको जूम, नहीं इसलिए ज़्यादा हो रहा है। और जो झांकियों के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रदर्शनी आम नागरिकों के लिए खोली गई है और 26 जनवरी को शाम 5 से रात्रि 9 बजे तक, वहीं 27 से 31 जनवरी तक दोपहर 12 बजे रात्रि 9 बजे तक यह आम जनता के लिए खोली गई। गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व आयोजन लाल किले के सामने 2016 से किया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक जो समापन है बाद में 29 जनवरी को ब्रीटिंग रिट्रीट के साथ हुआ है। राशिना हिल स्थित विजय चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र बल के बैंड भी शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे झांकी वाला प्रदर्शन खत्म हुआ और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसरो का वर्ष
इसरो का वर्ष 2026 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण मिशन विफल ठीक हो गया है और PSLV C62 के तीसरे चरण में विफलता मिली है ना। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे। ठीक है, हाउ। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नए वर्ष 2026 में पहला ही उपग्रह जो प्रक्षेपण है वो विफल हो गया था। ठीक है, प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 के जरिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये था। ठीक है, क्या था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यहाँ पे ये आ रहा है भाई बार बार। ठीक है, अवलोकन उपग्रह EOSN अन्वेषा के साथ प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों में DRDO के अन्वेषा के अतिरिक्त घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 15 अन्य छोटे उपग्रह भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इन जो 16 उपग्रहों को लेकर PSLV C62 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 जनवरी 2026 को सुबह यानी कि प्रातः 10:18 पर उड़ान भरी थी। ठीक है, 17 मिनट की उड़ान के पश्चात इन उपग्रहों को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक जो कक्षा होती है, ठीक है, एक बार इसको जरूर आप लोगों को पढ़ाना है, सूर्य समकालिक कक्षा तथा अथवा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में स्थापित किया गया था। ठीक है, SSO में से स्थापित किया गया था, किंतु तीसरे चरण हुआ था, थर्ड जो स्टेट हुआ था, उसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स द्वारा थ्रस्ट प्रदान करते समय रॉकेट अपने पथ से भटक गया और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, यह लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में समस्या आने पर PSLV अपने मिशन में सफल नहीं हो सका है। इस रॉकेट की जो देखेंगे 1 मई 2025 में संपन्न पिछली उड़ान PSLV C61 के तीसरे चरण में मोटर प्रेशर की समस्या आने के कारण सफल नहीं रही थी और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को सूर्यकालिक कक्षा यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में स्थापित नहीं किया जा सका था। ठीक है, ये समस्या आ रही है और EOS-09 व EOS-N9 दोनों है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं। ठीक है, क्या है ये? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। यह भी लगातार दूसरा अवसर है जब इसरो का वर्ष का पहला प्रक्षेपण मिशन विफल रहा है। ठीक है, विफल रहा है और पिछले वर्ष 2025 में वर्ष का पहला जो मिशन था, पहला कौन सा मिशन था अभी दिखा दे रहे हैं हम आपको, मिशन था GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 15 के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVA-02 को पृथ्वी की भू स्थितिक कक्षा में स्थापित करने का था, किंतु भू समस्थानिक स्थानांतरित कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचाने के पश्चात इसे आगे भू स्थितिक यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सका था। ठीक है, ये था काम। PSLV की गणना विश्व के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यानों में की जाती है। इसके जरिए चंद्रयान फर्स्ट, याद रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान और आदित्ययान फर्स्ट व एस्ट्रोनेट जैसे मिशन लॉन्च किए गए हैं। वर्ष 2017 में PSLV की ही उड़ान द्वारा 104 उपग्रहों का साथ प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं हो पाया, विफल हो गया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विफलता तो नहीं पूछेंगे, जहाँ पे हमारी जीत हो वहीं पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो तो फिर हम आयोग को भंग नहीं कर सकते हैं, आयोग क्या पूछे, है ना, कोई नहीं जानता, यही जान जाए ना तो फिर बात ही अलग हो जाए ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर रहेगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर। ओह, बार बार इंटरनेशनल की याद आ जाती है। नेशनल करंट अफेयर इनके नेशनल इवेंट्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं। स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली उड़ान के 25 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसे देख लेते हैं। भारत की जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, ठीक है, LCA तेजस ने अपनी पहली उड़ान के जो कितने हैं 25 वर्ष 4 जनवरी 2026 को पूरे किए हैं और स्वदेश निर्मित इस विमान की पहली टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे स्वदेश निर्मित, ठीक है, यानी कि भारत में ही बना। इस विमान की पहली टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर उड़ान DTD फर्स्ट 4 यानी कि 4 जनवरी 2001 को बेंगलुरु से हुई थी। आज वायुसेना के विंग कमांडर राजीव कोटियाल ने बेंगलुरु में HLK, यहाँ पे देखेंगे तेजस की तस्वीर दिखा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, तेजस की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ। ठीक है, HLK हवाई अड्डे से इसे सफलतापूर्वक उड़ाया गया है। ठीक है, कहीं हमारे अगर विफलता है तो सफलता भी है। ठीक है, यही उड़ान भारत के लिए हल्के लड़ाकू विमान की डिजाइनिंग निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके बाद ही 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे आधिकारिक रूप से तेजस नाम दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो तेजस नाम है दिया किसने है, ये दिया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा।
तेजस LCA विमान की उस पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ वायुसेना ने मनाई तथा विमान के निर्माण से संबंध रहे एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के वैज्ञानिकों द्वारा HAL के कुशल इंजीनियरों तथा वायुसेना के परीक्षण पायलटों के आदि के इस विमान के निर्माण में साझेदारी रही है उसके लिए इसे याद करते हुए वायुसेना कर्मियों को इसके लिए बधाई दी गई है। विमान की पहली उड़ान की जो क्या थी, ये 25वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 तक आयोजन बेंगलुरु में 4 से 5 जनवरी 2026 को किया। ठीक है, ठीक हो गया ना? ओके, यहाँ पे रखेंगे, क्या कहते हैं, हर कोई भी जो है विफलता है तो सफलता लाती है, ठीक है। जब आप गिरोगे तभी आप उठोगे। इसलिए अगर आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल हताश ना हो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपका दूसरा रास्ता खुल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तेजस LCA ने 4 जनवरी 2001 की परीक्षा उड़ान के पश्चात विभिन्न परीक्षणों के बाद इस विमान को वायुसेना में शामिल किया था और बाद में तेजस MK-1A व MK-2 जैसे जो उन्नत संस्करण का विकास भी हुआ है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल करंट पर रहेगा, भारतीय तटरक्षक बल को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, इनकी शिप समुद्र प्रताप। तटरक्षक बल में सबसे बड़ा ये शिप है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है। 2 प्रदूषण नियंत्रक शिप हैं, पोत जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें पहला जो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ICGS समुद्र प्रताप। नाम क्या है इसका? ICGS समुद्र प्रताप, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल है ये, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये, ठीक है। 5 जनवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICGC में कमीशन किया गया है इसे, ठीक है। और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने यह पोत दिसंबर 2025 में तटरक्षक बल को सौंपा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसे तटरक्षक बल में औपचारिक रूप से शामिल यानी कि कमीशन किया गया है, ठीक है। और आगे है, इसे तटरक्षक बल के कोच्चि केंद्र में तैनात किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है, जो 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहला है। इस श्रेणी का जो दूसरा शिप है यानी कि समुद्र प्राचेत है, ठीक है। समुद्र प्रचेत नाम इसका क्या है? दूसरा जो पोत है शिप है समुद्र प्रचेत, ठीक है। क्या है? समुद्र प्रचेत। अभी समुद्री परीक्षणों के दौरे में है, अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है और वहाँ पे तटरक्षक को शीघ्र ही इसे प्राप्त भी, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है? परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण के दौरे में है तथा वह भी तटरक्षक को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये ICGS समुद्र प्रताप, ठीक है। और ये क्या है? पोल्यूशन की निगरानी करने के लिए है, ठीक है। ICGS समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के पास यह अब तक का सबसे बड़ा शिप है, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा शिप है, ठीक है। 114.5 मीटर लंबा तथा 4170 टन, ठीक है, 4170 टन विस्थापन क्षमता वाला यह जो शिप है वॉइस नॉट्स यानी कि 41 किलोमीटर प्रति 25 मीटर, ठीक है। 41 किलोमीटर प्रति 25 मीटर, ठीक है। 41 किलोमीटर पर 25 मीटर की प्रति घंटा गति से ये चल सकता है बराबर की, ठीक है। देश में ही डिज़ाइन किए हुए ये यानी कि भारत में से डिज़ाइन किया गया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत के निर्माण में जो 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और समुद्री प्रदूषण नियमों को लागू करने, समुद्री कानूनों के पालन, खोज एवं बचाव कार्यों के अतिरिक्त भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में, ठीक है, भारत के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपने देखा होगा वो पूरा हम आपको बताया कहाँ से 24 नॉटिकल मील है समुद्र की विशेष आर्थिक जोन है, कहाँ से 12 नॉटिकल मील हो, ये सब हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप सुरक्षा तो नहीं होती है, अपने आप सुरक्षा नहीं होती, यहाँ पर शिप लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए इसे तैनात किया जाएगा। और स्वदेशी विद्युत प्रबंधन प्रणाली व आग बुझाने की उच्च क्षमता वाली प्रणाली,
ठीक है। आग बुझाने वाली उच्च क्षमता वाली प्रणाली भी इसमें विकसित की गई है, ठीक है। प्रणाली युक्त ये जो पोत है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले पेज पे चलते पहले, ठीक है। क्षमता वाली जो प्रणाली है ये, एक मिनट पेज ले लेते हैं, वही टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। उच्च क्षमता वाली, ठीक है, उच्च क्षमता वाली यानी कि आग बुझाने की उच्च क्षमता वाली प्रणाली युक्त इस पोत के शामिल होने से भारत की समुद्री प्रदूषण से निपटने की क्षमता में क्या होगा, इजाफा होगा यानी वृद्धि होगी, ठीक है। तथा रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने से समुद्र, जहां समुद्र का रक्षक तथा आने वाले समय में नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी व समुद्री सुरक्षा की बड़ी गारंटी से बताया है, ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र प्रताप की कमीशन को भारत के समुद्री सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ ले, एक बार ही पढ़ें, दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसके इस बार इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसे दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। आइए देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने तटरक्षक बल के 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध कब किया था, जून 2021 में किया था। और इसकी जो आपूर्ति है 48 माह में की जानी थी। इसमें से एक जो पोत है समुद्र प्रताप अभी दिसंबर 2025 में तटरक्षक बल को प्राप्त हुआ है तथा दूसरी पोत की आपूर्ति शीघ्र ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारा नेशनल इवेंट से करंट अफेयर रहेगा। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत, ठीक है, देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गुवाहाटी यानी कि कामाख्या हावड़ा के बीच प्रारंभ। कामाख्या देवी तो आप गए होंगे, ठीक है। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा के बीच से प्रारंभ हो गया है। आइए इसे पढ़ेंगे डेप्थ में, विस्तार से समझ लेते हैं। भारत की स्वदेशी एसी चेयर कार वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का वाणिज्यिक परिचालन 2019 में प्रारंभ हुआ है और इसकी पहली जो एसी रेलगाड़ी है 15 फरवरी 2019 से दिल्ली वाराणसी मार्ग पर चलाई गई, ठीक है। पहली चलाई गई थी, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। भारत में रेल यात्राओं को अत्यधिक सुख सुविधा युक्त बनाने वाली यह रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन दिसंबर 2025 को अंत तक लगभग 80 विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही थी, ठीक है। और लंबी दूरी की रेल यात्राओं को भी अत्यधिक सुख सुविधा युक्त बनाने के लिए स्लीपर कोचों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन भी नए वर्ष 2026 से प्रारंभ हो गया है। और ऐसी पहली रेल जो ट्रेन है असम के कामाख्या यानी कि गुवाहाटी व पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशनों के बीच 17 जनवरी, चाहे वो कामाख्या असम का कामाख्या, ठीक है, हाँ वही सही तो बता रहे हैं। असम का कामाख्या जो देवी मंदिर है आप गए होंगे, असम के कामाख्या यानी कि गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशनों के बीच 17 जनवरी 2026 के प्रारंभ की यानी कि व्यावसायिक संचालन जो होगा 22 जनवरी से हुआ है इसका। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन पर 16 स्लीपर कोचों वाली पहली हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। इसके साथ वर्चुअली झंडी दिखाकर गुवाहाटी स्टेशन से हावड़ा के लिए रेलगाड़ी को उन्होंने रवाना किया। 11 3 टियर 4 AC 2 टियर व 1 फर्स्ट AC फर्स्ट क्लास कोचों सहित 16 AC कोचों वाली इस रेलगाड़ी की कुल क्षमता है 823 यात्रियों की है। और इस रूट यात्रा के लिए अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तुलना में ये, ठीक है, कितनी है तुलना में अगर देखें तो 2.5 घंटा का समय वंदे भारत एक्सप्रेस से लेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन को भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है और शीघ्र ही अन्य रूटों या मार्गों पर भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन शुरू करने की रेलवे की योजना है, ठीक है। इसकी जो समय सारणियां हैं इस प्रकार से बनाई गई हैं कि अपने प्रस्थान स्थल से शाम को रवाना होकर अगली सुबह अपने गंतव्य पर यानी कि अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। यात्रा के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्राप्त करने वाली ये रेलगाड़ियां सामान्यतः देखेंगे 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, ठीक है, यानी प्राप्त कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स में होगा यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर में होगा। 2025 में भारत में मौसम के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जरूर देख लेंगे क्योंकि मार्च है, लग नहीं रहा है ये मार्च है, ठीक है। 2025 में भारत मौसम के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की क्या रिपोर्ट आई है, ठीक है, देखेंगे। बीते वर्ष 2025 में भारत के मौसम विज्ञान संबंध में रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को जारी की है। विभाग की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सतह की हवा का जो औसत तापमान है एनुअल मीन्स लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर
यानी कि 1991 से 2020 के दीर्घकालिक मौसम की तुलना में अगर देखे जाएँ तो 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है। इस दृष्टि से देखें तो भारत के लिए वर्ष 2025 और 1901 के से आंकड़े जो उपलब्ध कराए गए हैं, इसके पश्चात अब तक का 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, विश्व मौसम यानी कि IMD के अकॉर्डिंग संगठन की अंतिम रिपोर्ट में वर्ष 2025 को विश्व के लिए तीसरा सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। ठीक है, और 2026 तो मुझे लगता है उससे भी गर्म रहेगा। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 1 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 जब सतह पर हवा का तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। ठीक है, और भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष था। विभाग के अनुसार भारत के लिए सर्वाधिक गर्म वर्ष 5 वर्ष निम्नलिखित रहे हैं। कौन कौन से वर्ष रहे हैं? मुझे लगता है इससे भी गर्म अब तो रहने वाला है ये। सतह की हवा के औसत तापमान का दीर्घकालिक औसत की तुलना में डिग्री सेल्सियस में देखेंगे 2024 में इतना था 0.65, 2016 में देखेंगे 0.54 डिग्री सेल्सियस, 2009 में प्लस में है सारे। ठीक है, 0.40 डिग्री सेल्सियस, 2010 में 0.39 डिग्री सेल्सियस, 2017 में 0.38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस में है सारा। ठीक है, ये आप देखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुसार अब तक के 1901 के बाद से जब से आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, सर्वाधिक गर्म वर्ष 15 वर्षों में से 10 वर्ष विगत 2011-25 के दौरान ही रहे हैं। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा गर्म मुझे लग रहा है 2026 भी रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म 2026 भी रहेगा। बिल्कुल हम अपने लास्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे चल रहे हैं और हम चल रहे हैं अपनी एंडिंग की ओर। ठीक है, बिल्कुल भी पेशेंस रख के रखना है, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग उब रहे होंगे कि मैम, लेकिन अब यह टॉपिक है जो अगर लेंदी है, बड़ा है, पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। ठीक है, मौसम विभाग की रिपोर्ट में ही हम चल रहे थे। वर्ष 2025 में देश के वर्षा के संबंध में मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष के दौरान वर्षा दीर्घकालिक औसत का 110% रही है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम जो मानसून के समय से पहले ही सक्रिय हुआ था और दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप में अपनी सामान्य तिथि से यानी कि 6 दिन से पूर्व 13 मई को यह पहुंच गया था पिछली बार, जबकि केरल में अपनी सामान्य तिथि से यानी कि 1 जून से 8 दिन पूर्व 24 मई को पहुंच गया था। ये हम आपको करा चुके हैं वर्षा के डेज। ठीक है, कब कहाँ पहुंचता है कौन मानसून। केरल में सबसे पहले पहुंचता है, ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में या अपनी सामान्य तिथि यानी कि 8 जुलाई से 9 दिन पूर्व यानी कि 29 जून 2025 को सक्रिय हो गया था। मौसम विज्ञान विभाग ने 1 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी अक्टूबर दिसंबर में जो आता है वर्षा अपने दीर्घकालिक औसत का 111% रही थी। ठीक है, चक्रवाती तूफान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2025 के दौरान 4 चक्रवाती तूफानों ने भारतीय तटों को प्रभावित किया था। ठीक है, कौन से तूफान थे? साइक्लोन कौन से थे? 4 साइक्लोन आए थे। इनमें शक्ति था, कौन सा? शक्ति था जो 1 से 7 अक्टूबर अरब सागर से तथा मोथा। ठीक है, एक था शक्ति जो 1 से 7 अक्टूबर के बीच आया था अरब सागर से, और उसके बाद था मोथा। ठीक है, मोथा था जो 25 से 30 अक्टूबर से आया था, और सेन्यार था, ठीक है, जो 25 से 27 नवंबर के बीच आया था, और दित्वा था जो 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी से उठे थे ये सारे। ठीक है, कहाँ से आए थे? बंगाल की खाड़ी से ये उठे थे। ये सारे चक्रवाती साइक्लोन थे। ठीक है, साइक्लोन कब आए थे? जब टेम्परेचर इतना होगा तो ऑब्वियस सी बात है साइक्लोन बनेगी ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट और आज का लास्ट जो हमारा करंट अफेयर है, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ाई गई है। ठीक है, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ाई गई है। आइए देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों और अन्य नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका आशय है कि निर्णय जो इसका आशय है, क्या आशय है? ठीक है, इसका आशय और निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 जनवरी 2026 की बैठक में लिया गया है और वर्ष 2015 में शुरू की गई स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित। कब की गई थी ये? 2015 में। ठीक है, 2015 में शुरू की गई थी, यानी कि स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु तक के, ठीक है, 18 से 40 वर्ष की आयु तक के गैर आयकरदाता जो रिटर्न नहीं भरते हैं, आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, गैर आयकरदाता व्यक्ति अपनी इच्छित पेंशन यानी कि जो कि 1000 से अधिकतम यानी कि 5000 से प्रतिमाह हो सकती है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा होगी और अधिकतम 5000 होगी। ठीक है, का विकल्प चुन सकते हैं तथा इसके अनुरूप ही अपना मासिक योगदान उन्हें इसके लिए करना होता है।
यह योगदान मासिक, त्रैमासिक व अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकता है। लाभार्थी को मृत्यु के पश्चात यही पेंशन उसके जीवन साथी को आजीवन प्राप्त होती रहती है। ठीक है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को वृद्धावस्था के पेंशन के रूप में आय सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी जनवरी 2026 तक के शामिल हो चुके हैं। एक अच्छा कदम है ये। ठीक है। एक अच्छा कदम है ये कि आप प्रति माह 1000 से 5000 के बीच जमा करते रहिए और आपके डेथ के बाद अगर आपका कोई जीवन साथी है तो उसको वृद्धावस्था में ये पेंशन मिलती रहेगी, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है, ये अच्छा कदम भी है। और यहाँ पे जो हमारा नेशनल इवेंट्स था वो कंप्लीट हो गया। नेशनल यानी कि करंट अफेयर जो भी है वो कंप्लीट हो गया। विस्तार से पढ़ाया मैंने, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस की ये क्लास है तो विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा स्टेटमेंट वाइज बना के यानी कि पैराग्राफ बना के अब तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। कोई ABCD नहीं रहा है। ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा, पूरा स्टेटमेंट बना देंगे, फिर अब आपको ऑप्शन दे देंगे ABCD में, और उसमें भी पूछेंगे आपको 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 3 4 4 सही है, इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना है तो डेप्थ पढ़ना है और एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीपीसीएस का सिलेबस है, मतलब ये क्या है, लेंथी सिलेबस है। ठीक है। इसको कवर करना ही मुश्किल है। ठीक है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है। और जो इंजीनियरिंग वगैरह आप कर रहे हैं, जो मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मुकाबले देखें, उनके कंपेयर में देखें तो ईजी है। ठीक है। बट वो लेंथी बहुत है। बस इसको आप कवर कर लीजिए और क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है। एक ये है कि अगर आपने बना लिया, मन बना लिया है तो फिर पीछे नहीं हटना है। कहते हैं ना, हम अगर एक बार हम अपना कमिटमेंट दे लें तो हम अपनी आपकी भी नहीं सुनते। ठीक है। ये डायलॉग आपने सुना होगा। ठीक है। बस यही काम अपना भी आप भी कीजिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।